कि इस समय हमारे देश में टैक्सेशन के जितने कानून चल रहे हैं वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए हम लोग एक्साइज ड्यूटी देते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ये जो सेंट्रल एक्साइज का कानून है ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है और ये 1840 में इसकी कल्पना आई थी अंग्रेजों के मन में और 1860 में इसको लागू किया था। ठीक इसी तरह से हमारे यहां जो इनकम टैक्स का कानून चलता है और लागू है आज तक इस देश पर, यह भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। सेल्स टैक्स का कानून जो हमारे देश में चलता है ये अंग्रेजों का शासन खत्म होने के कुछ साल पहले शुरू किया गया था। ऑक्ट्रॉय टैक्स और टोल टैक्स के जो कानून हमारे देश में चलते हैं ये लगभग 150 साल पुराने हैं। 1836 में शुरू किया गया था टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स का कानून। तो ये जितने टैक्सेशन के कानून हमारे देश में हैं ये सब अंग्रेजों के जमाने के हैं। अंग्रेजों ने ये कानून बनाए थे और सारे देश में लागू कराए थे। उसके पीछे उनके मन में दृष्टि ये थी कि भारतीय कंपनियों का सामान महंगा बनाना है, भारतीय कंपनियों पर टैक्स लगाना है और अंग्रेजी कंपनियों के माल को टैक्स फ्री करना है। अब आप उसकी कल्पना देखिए कि भारत का कोई भी व्यापारी अगर सामान का उत्पादन करे तो उस पर अंग्रेजी सरकार उत्पाद का कर लगाएगी, एक्साइज ड्यूटी लगाएगी। उसी सामान को भारतीय व्यापारी जब बाजार में बेचने के लिए जाए तो फिर अंग्रेजी सरकार उस पर टैक्स लगाएगी जिसको हम सेल्स टैक्स कहेंगे, बिक्री का कर। और उस सामान की बिक्री से जब व्यापारी कुछ मुनाफा कमाएगा, उसको कुछ आमदनी होगी, तो उस पर भी अंग्रेजों की सरकार टैक्स लगाएगी जिसको हम कहेंगे इनकम टैक्स। वो सामान जब एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाएगा, जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो अंग्रेजी सरकार उस पर भी टैक्स लगाएगी जिसको हम कहेंगे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी या ऑक्ट्रॉय टैक्स। और उस जमाने में एक अजीब तरह की स्थिति हुई थी कि जब जब अंग्रेजों की सरकार द्वारा बनाई गई सड़क पर से भारतीय कंपनियों का सामान गुजरता था तो उनको टोल टैक्स भी देना पड़ता था। तो सेंट्रल एक्साइज है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, टोल टैक्स है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, ये सब की सब अंग्रेजों ने लगा दी भारत के ऊपर और भारतीय कंपनियों के ऊपर, ताकि भारतीय कंपनियों का सामान लगातार महंगा होता जाए और अंग्रेजी कंपनियों के सामान को टैक्स फ्री किया तो उनका सामान सस्ता होता जाए। ये कानून 1840 से शुरू किए गए थे। 1820 में ये कल्पना पूरी हो गई थी और अंग्रेजों ने इस पर काम शुरू कर दिया था। 1860 में आकर पूरी सख्ती के साथ ये कानून लागू करा दिए गए थे और 1890 तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी और अंग्रेजी कानूनों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ दस्तावेजों का अध्ययन हम लोग पिछले कुछ वर्षों से एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं धर्मपाल जी, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। एक दस्तावेज है उनके पास जिसमें एक जिक्र है कि अंग्रेजों के इन कानूनों को लगाने के पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो अंग्रेजों के इन कानूनों के भारत पर लागू करने के पहले हमारे देश का व्यापार सारी दुनिया के व्यापार का लगभग 33% होता था। 33% हमारा ट्रेड था पूरे वर्ल्ड मार्केट में। अंग्रेजों के दस्तावेज में इस बात को ऐसे कहा गया है कि सन 1820 से 1835 के बीच में भारत का टोटल एक्सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट में 33% था। हमारा कुल निर्यात दुनिया के बाजार में 33% था। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हमारा निर्यात दुनिया के बाजार में 33% था आज से मात्र 150 साल पहले, तो जरूर हमारे देश में ऐसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा कि जिससे हम माल निर्यात करते थे। और हमारे देश में सामान्य रूप से हम एक बात कहते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह सत्य जानने के बाद मैंने यह कहना शुरू किया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश तो है, उसके साथ साथ उद्योग प्रधान देश था। क्योंकि हमारा अगर इतना बड़ा एक्सपोर्ट था तो बिना उद्योगों के कैसे संभव है ये एक्सपोर्ट करना। और हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट होता था वो छोटी मोटी चीजों का नहीं होता था। आयरन का एक्सपोर्ट यहां से बड़ी मात्रा में होता था उस जमाने में। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि आयरन का उत्पादन उस जमाने में यूरोप में सिर्फ डेनमार्क में होता था। ब्रिटेन में तो आयरन बनाना उस समय किसी को मालूम भी नहीं था कि कैसे आयरन बनता है। और डेनमार्क की बनाई हुई आयरन भारत की बनाई हुई आयरन से क्वालिटी में कम होती थी। यहां की आयरन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी।
और ये भी जानकारियां हैं इतिहास के दस्तावेज में कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने जहाज बनाए पानी के, वो सब भारत के ले जाए गए आयरन और स्टील से बनाए थे। तो यहां से आयरन जैसी चीजों का अगर एक्सपोर्ट होता था तो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना विकसित रहा होगा, इस पर नए सिरे से शोध करने की जरूरत है। और इसके दस्तावेज मौजूद हैं, लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, और उन पर ठीक से अगर शोध करके लोगों के सामने रखा जाए तो पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी का भारत कितना समृद्ध था, कितना पैसे वाला था, कितना एक्सपोर्टिंग था। वो सब का सब नष्ट हुआ अंग्रेजों की इन नीतियों के कारण। जो भारत सारी दुनिया में 33% निर्यात करता था, 33% एक्सपोर्ट करता था, उस भारत की हालत 1890 में आते आते इतनी खराब हुई कि हमारा एक्सपोर्ट दुनिया के बाजार में घटकर रह गया सिर्फ 10%। 33% से हम नीचे आए और 10% हमारा निर्यात रह गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट था कि अंग्रेजों ने भारतीय कंपनियों पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए थे कि भारतीय कंपनियों का माल बिकना मुश्किल हो गया था, और अंग्रेजी कंपनियों का माल टैक्स फ्री कर दिया था, इसलिए अंग्रेजी कंपनियों का माल ज्यादा बिकता था। तो भारत के कारखाने धीरे धीरे करके बंद होते गए थे। और आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए ना सिर्फ कानून का सहारा लिया, बल्कि हमारे देश के लाखों कारीगरों के हाथ भी काटे थे, अंगूठे भी काटे थे। सूरत के इलाके में, ढाका में मलबल बनाने वाले हमारे जो हजारों कारीगर थे, जिनकी संख्या 70-80 हजार के आसपास थी, उन सब के अंगूठे काटने का काम, सूरत के इलाके में जो टेक्सटाइल के कारीगर होते थे उनके अंगूठे काटने का काम, ये सारा वर्णन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारे देश के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार की 2 पुस्तकों में है। सुंदरलाल जी ने 2 किताबें लिखी हैं, भारत में अंग्रेजी राज। वो सबूत है इस बात का कि अंग्रेजों ने हमारी इंडस्ट्रीज को किस तरह से बर्बाद किया था। उसमें एक महत्वपूर्ण नीति थी फ्री ट्रेड की, और वो फ्री ट्रेड की नीति के चलते हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती गई। 1947 तक इस नीति को अंग्रेजों ने चलाया, और 1947 तक आते आते दुनिया के बाजार में हमारा कुल निर्यात घटकर रह गया 5.2%। 1991 से वही नीति फिर शुरू हुई है। उसका नाम बदल गया। पहले अंग्रेजों ने उस नीति की शुरुआत की थी फ्री ट्रेड के नाम पर। 1991 में वही नीति की हमारे देश में शुरुआत हुई ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, लिबरलाइजेशन के नाम पर। इस ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में पिछले 7 वर्षों से जो हुआ है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात देखने की है। वो ये कि बाहर से आने वाले सामानों पर लगातार टैक्स में कटौतियां की गई, लेकिन भारतीय कंपनियों पर टैक्स उस मात्रा में कम नहीं किए गए जिस मात्रा में बाहर से आने वाले सामानों पर टैक्स कम किए गए। उदाहरण के लिए 1991 के पहले हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सामान थे जिनको बाहर से इंपोर्ट करने पर 400% तक की ड्यूटी लगती थी, 400% कस्टम ड्यूटी थी। अभी उन सामानों पर मुश्किल से 40% कस्टम ड्यूटी लगती है, 40%। ऐसे बहुत सारे सामान थे 1991 के पहले जिन पर 300 से 350% तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी, आयात कर लगता था। अभी उन सामानों पर सिर्फ 30% कस्टम ड्यूटी लगती है। ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिन पर 1991 के पहले 100 से लेकर 150% तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी, अभी उन सामानों पर सिर्फ 20% कस्टम ड्यूटी लगती है। और बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिन पर 1991 के पहले 80 से 100% तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों को ड्यूटी फ्री कर दिया गया बिना किसी टैक्स के। ये 2 दिन पहले केंद्र सरकार का जो बजट आया, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। अन्यथा पिछले 7 वर्षों में लगातार बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटीज में भयंकर कटौती की गई। और पिछली सरकार जो थी, जिसमें चिदंबरम वित्त मंत्री थे, उन्होंने तो हद कर दी थी। उनका एक तर्क था कि हमको बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी में इसलिए कमी करनी पड़ती है क्योंकि हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीमेंट साइन किया, गैट करार लागू किया। तो वो जो गैट करार भारत सरकार ने दस्तखत किया और उसको भारत पे लागू किया गया, उस गैट करार में भी ये नियम है, ये प्रोविजन है, ये क्लॉज है कि कोई भी देश बाहर से आने वाले सामानों पर कम से कम 40% कस्टम ड्यूटी रख सकता है। ये प्रोविजन है गैट। तो
हमारी सरकार ने तो वो 40% वाले प्रोविजन को 10% पर ले आया। माने गैट करार कहता है कि हम बाहर से आने वाले सामान पर कम से कम एटलीस्ट 40% कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं। भारत सरकार ने सिर्फ 10% ही कस्टम ड्यूटी लगाई थी। माने मुद्दई सुस्त लेकिन गवाह चुस्त। गैट करार कहता है कि आप 40% कस्टम ड्यूटी लगा लीजिए बाहर से आने वाले सामानों पर। हमारी सरकार कहती है नहीं, हम तो सिर्फ 10% लगाएंगे, हम लगाएंगे ही नहीं 40%। तो ये सारे देश को बेवकूफ बनाने का काम पिछले 7-8 साल पार्लियामेंट ने किया कि बाहर से आने वाले सामानों पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम गैट करार में शामिल हैं और उनके नियमों का उल्लंघन होगा। वो बात सच नहीं थी। गैट करार में 40% तक कस्टम ड्यूटी लगाने की बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन भारत में नहीं किया गया, उसका उल्टा हुआ और उसके नतीजे हमारे सामने आ गए। जब बाहर से आने वाले सामानों पर ज्यादा मात्रा में टैक्स में कटौती की जाती है और देश के अंदर बनने वाले सामानों पर टैक्स वैसे का वैसा ही रहता है, तो विदेशी माल सस्ता होता है, स्वदेशी माल महंगा होता है। और जब विदेशी माल सस्ता होता है तो विदेशी माल ज्यादा बिकता है, स्वदेशी माल नहीं बिकता। और स्वदेशी माल जब बिकना बंद हो जाता है तो कारखाने बंद हो जाते हैं, कारखाने बंद हो जाते हैं तो फिर औद्योगिक उत्पादन गिर जाता है, औद्योगिक उत्पादन गिर जाता है तो बाजार में कई तरह की मंदी और बहुत सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। पिछले 2 साल से देश में यही हो रहा।